हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो मैं ऑलरेडी आईडीटी का क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर पहले अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है भाई तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो मैंने कल आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एक बार छोटा सा क्विक रिव्यू उसका कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंडिया के अंदर जीएसटी जो लगता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गुड्स और सर्विस का होना। मैंने एक चार्ट आप लोगों को बनवाया था, ठीक है। मैंने क्या बोला था भाई, देखो जीएसटी लगाने के लिए सबसे पहले जिस चीज का होना जरूरी है उसको हम बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज, है ना। अच्छा, वो जो गुड्स और सर्विसेज होती है ना, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, राइट। उन गुड्स और सर्विसेज का क्या होना चाहिए, सप्लाई। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले गुड्स और सर्विस होना चाहिए, फिर उसका सप्लाई होना चाहिए और फिर सप्लाई पर जीएसटी लगता है। ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं इंट्रा, एक को बोलते हैं इंटर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। अच्छा, जब आप ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट करते हो या विद इन अ यूटी करते हो, यूटी को भी आप ऐसे ट्रीट करो जैसे स्टेट है, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो उसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा और साथ में क्या लगेगा, एसजीएसटी, है ना। एक तो सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी अगर मान लीजिए यहां पर 9% है, तो दोस्तों एसजीएसटी जो होता है ना, एसजीएसटी वो भी आपका 9% लगने वाला है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% मिलेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। इज इट राइट, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसके बाद मैंने एक बात बोली थी, अगर यूटी जीएसटी में अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन करोगे तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगता है ना। इसके अलावा दोस्तों जो यूटी जीएसटी होता है वो सेंट्रल के पास जाता है, लेकिन सेंट्रल उस रिजर्व को, उस फंड को अलग रिजर्व बनाकर रखती है। तो ऐसे मत समझना कि अरे सीजीएसटी भी सेंट्रल के पास चला गया, अरे यूटी जीएसटी भी सेंट्रल के पास चला गया। दोस्तों वो चला सेंट्रल के पास गया है, लेकिन उसको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को, जब हम कोई ट्रांजैक्शन इंटर करते हैं, इंटर का मतलब होता है या तो इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे दैट वुड शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज इंटर, और अगर आप राज्य के बाहर करोगे या अगर आप यूटी के बाहर करोगे तो भी वो ट्रांजैक्शन क्या माना जाएगा, इंटर। अच्छा, जो इंटर ट्रांजैक्शन होता है ना उसके ऊपर लगाया जाता है आईजीएसटी। इंटर पर क्या लगाते हैं, आईजीएसटी। अच्छा, ये जो आईजीएसटी होता है ना ये सी और एस के टोटल के बराबर होता है ना। अगर सी की रेट मान लो 9% है तो आई की रेट कितनी हो जाएगी, 18%। अच्छा, आईजीएसटी का सारा पैसा एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर तो खुद के पास रख लेती है और जो बाकी वाला शेयर होता है उसे स्टेट के पास क्या कर देती है, ट्रांसफर। उसको स्टेट के पास क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, राइट। तो ये सारी बात है। अच्छा, कल मैंने दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा प्रैक्टिस भी करवाया था कि भाई दो अलग अलग स्टेट हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर ट्रांजैक्शन, आईजीएसटी लगेगा। अगर दो अलग अलग यूटी हैं, यूटी तो भी इंटर मानना है, कंफ्यूज मत हो जाना, तो भी हम आईजीएसटी लगाएंगे। अगर वन स्टेट है, वन यूटी है तो भी हम उसको इंटर बोलेंगे, उस पर आईजीएसटी लगेगा। अगर दो अलग अलग कंट्रीज हैं दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज, दो अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग क्या हैं, देश हैं, कंट्रीज हैं, तो भी आईजीएसटी लगेगा। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटर ट्रांजैक्शंस। अच्छा दोस्तों, मैंने एक बात और बोली थी, इन सब कामों को मैनेज करने के लिए हमारे देश में काउंसिल बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी काउंसिल, जिसमें सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन और बाकी जितने भी राज्य हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। जो भी डिसीजन होगा वो कैसे होगा, मेजॉरिटी के बेसिस पर होगा। जिसकी जितनी ज्यादा मेजॉरिटी होगी उस बेसिस पर डिसीजन होगा। तो ये सारी बातें बताई थी। एक बात मैंने और बोली थी कल की क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों जितने भी कानून पास हुए हैं ना जीएसटी के, वो 2017 में हुए हैं,
लेकिन इससे पहले 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया था। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता ना तो जीएसटी कानून हमारे देश में आ ही नहीं सकता था। तो ये सारी तमाम बातें कल हमने क्लास में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। पक्की बात है, इज इट क्लियर? चलो, इसके बाद मैंने एक बात बोली थी, मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया था आपको कि भाई अगर मान लो आप 100 रुपए का गुड्स खरीदते हो और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स अगर आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, तो वो जो टैक्स आपने पे किया है अपनी पॉकेट से, जब आप उसी गुड्स को आगे फर्दर सेल करोगे, आफ्टर वैल्यू एडिशन, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ोगे, उसमें अपने खर्चे जोड़ोगे और उसको बाद में बेचोगे, तो सेल पर आप टैक्स लगाओगे। अच्छा, सेल पर जितना टैक्स लगेगा वो आपको सामने वाले कस्टमर से कलेक्ट होगा और उसमें से जितना टैक्स आपने ऑलरेडी परचेस पर पे कर दिया था उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है। सेल के टैक्स में से परचेज वाला टैक्स आपको वापस मिल जाता है, बिकॉज यू आर नॉट द फाइनल कंज्यूमर। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट लेना। अच्छा दोस्तों, क्रेडिट लेने का काम जीएसटी आने से पहले भी था और आज भी है, बस क्रेडिट सिस्टम को थोड़ा और ज्यादा स्मूथ बना दिया गया है। मैंने कल सिस्टम भी समझाया था आप लोगों को कि देखो, एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है एस और यूटी जीएसटी। तो जो सीजीएसटी है उसका क्रेडिट सीजीएसटी से मिलता है, जो आईजीएसटी होता है उसका क्रेडिट आपको आईजीएसटी से मिलता है, और जो एस और यूटी जीएसटी होता है ना उसका क्रेडिट भी आपको एस और यूटी जीएसटी से मिलता है। लेकिन सी और एस का क्रेडिट आपस में नहीं मिल सकता। हां, आईजीएसटी जो है वो सी और एस का कॉम्बिनेशन है। तो सी और एस की क्रेडिट आप आई से ले सकते हो, आई की क्रेडिट आप सी और एस से ले सकते हो। तो ये सारी तमाम बातें कल मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना। चलो, तो आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और मैं उस एग्जाम्पल के थ्रू कल जो बात मैंने बोली थी उसको आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा राउंड एक सर्किल हम यहां पर बनाएंगे। जैसे मान लो महाराष्ट्र एक स्टेट है, पता है आपको, इंडिया में महाराष्ट्र एक स्टेट है ना। ये जो महाराष्ट्र है, यहां से कोई गुड्स की सप्लाई हुई है हरियाणा में। महाराष्ट्र से गुड्स की सप्लाई कहां पर हुई है? हरियाणा में हुई है, हरियाणा। तो चलो जल्दी से बताओ कि पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? इंटर ट्रांजैक्शन। वेरी गुड, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटर। और ये जो इंटर ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर बोलो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। जैसे सपोज करो यहां पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो सपोज करो 1 लाख रुपए है। अब वो सप्लाई चाहे गुड्स की हो या सर्विस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी आने के बाद वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 लाख रुपए सपोज करो दोस्तों वैल्यू ऑफ सप्लाई है और आईजीएसटी का रेट है सपोज करो 18%। तो मुझे बताओ कितना आईजीएसटी लगेगा? 18,000 का। और ये कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? इंटर। तो मुझे बताओ, अगर मान लो महाराष्ट्र में ए है और हरियाणा में बी है, तो ए ने बी को क्या दी? सप्लाई दी। बताओ दोस्तों, ए बी से कितना जीएसटी चार्ज करेगा? 18,000। तो टोटल बिल कितने का बनाकर देगा? 1,18,000 का बिल बनाकर देगा। 1,00,000 और 18,000 रुपए का यहां पर बिल बनाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ए को जो पैसे मिलेंगे 1 लाख तो सप्लाई के मिलेंगे, जो भी उसने सप्लाई करी है, और 18,000 रुपया का क्या मिलने वाला है? आईजीएसटी। तो इसका मतलब ए क्या करेगा भाई? ये जो आईजीएसटी है 18,000 ये गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। बोलो कराएगा नहीं कराएगा? तो यहां पर वो आईजीएसटी का पैसा पे करेगा। किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी का पैसा किसको पे करेगा? कितना पैसा पे करेगा? 18,000।
यहां तक बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, गुड्स कहां पर आ चुका है? हरियाणा में आ चुका है। अभी गुड्स कहां पर है? हरियाणा में है। अब क्या हुआ जी, ये जो सप्लाई थी ना वो हरियाणा से हो जाती है अंडमान। अंडमान, मान या मत मान, मैं हूं अंडमान। अंडमान क्या है बोलो? यूटी है। यूटी जीएसटी नहीं, यूटी है। अंडमान क्या है? अंडमान यूटी जीएसटी नहीं है, अंडमान तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, अंडमान में कौन बैठा है? मिस्टर सी। बोलो दोस्तों, बी ने सप्लाई किसको दी? सी को। जल्दी से बताओ। हो सकता है दोस्तों ये सारी चीजें आपको पहले से पता हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। चाहे आप पहले से पढ़े हो ना पढ़े हो, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको सारा पढ़ाने वाला हूं। जल्दी से बताओ ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सर ये इंटर है। अच्छा, मतलब स्टेट से जब यूटी में ट्रांजैक्शन होता है तो वो क्या माना जाता है? इंटर। कल ही समझाया था, है ना? चलो अब मुझे बताओ दोस्तों, बी ये सामान क्या सी को 1 लाख में ही बेच देगा? उसके छोटे छोटे हैं भाई, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। बी सी को जब माल बेचेगा तो क्या वो 1 लाख का सामान 1 लाख में बेच देगा? ना जी ना, वो उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। अच्छा, वो गुड्स की कॉस्ट 1 लाख बोलेगा या 1,18,000? 1 लाख। लेकिन सर उसके तो 18,000 भी लगे हैं। अरे लगे हैं मुझे पता है, लेकिन 18,000 का तो बी को क्या मिल जाता है? क्रेडिट। क्योंकि जो टैक्स आप परचेस पर पे करते हो वो आपको वापस मिलता है, तो उसे आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। तो यहां पर बी क्या करेगा? बी जब इसकी सेलिंग प्राइस रखेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सपोज करो वो 1 लाख रुपए का लाया था, तो वो इसमें 50% अपना प्रॉफिट मार्जिन या जो भी उसके खर्चे वर्चे लगे हैं वो सब जोड़ेगा। तो दोस्तों बताओ 1 लाख के सामान को वो कितने में बेचेगा? 1.5 लाख में, 1,50,000 में। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है बी से सी को वो कितनी हो जाएगी? 1,50,000। अच्छा बताओ वो इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगाएगा? आईजीएसटी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसा है? इंटर है। ओ माय गॉड, तो लो जी 18% लगा दो 1.5 लाख पे, ये हो जाता है हमारा 27,000। ये हमारा 27,000 हो जाता है। तो मुझे बताओ टोटल बिल कितने का बना? 1,77,000 का। अच्छा, बी ने सप्लाई किसको कर दी? सी को कर दी। तो मुझे बताओ जो बर्डन आया है वो किस पर आया है? सी पर आया है। बी से बर्डन किस पर आया है? सी पर आया है। राइट, यहां तक समझ में आया? चलो अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो बी है इसने परचेस पर, परचेस को है ना जीएसटी में पता है क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। परचेस को क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। और सेल को क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। देखो ये शब्द आपको सीखने पड़ेंगे। परचेस को जीएसटी की भाषा में बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, और जब आप सेल करते हो तो उसको जीएसटी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा दोस्तों, जो आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लगता है, जितना भी आउटवर्ड सप्लाई पर क्या लगता है, उसमें से इनवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी लगा है, मतलब परचेज पर जो जीएसटी लगा है, उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है। तो मुझे बताओ यहां पर मिस्टर बी को अल्टीमेटली कितना जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? देखो ए तो कितना देगा गवर्नमेंट को? पूरा 18,000 देगा। ए ने कितने पैसे दिए हैं? 18,000, क्योंकि ए के पास पहले से कोई परचेज पे टैक्स नहीं था। सपोज करो ए मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई पहले टैक्स नहीं दिया था। अच्छा, बी के पास 27,000 आएगा, लेकिन क्या मिस्टर बी पूरे के पूरे 27 गवर्नमेंट को देगा? नहीं। वो क्या करेगा भाई, ये जो आईजीएसटी है 27,000 का, इसमें से जो ऑलरेडी आईजीएसटी लगा है, अच्छा बताओ आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है क्या? सर बहुत जोर से मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कितना बचा?
तो ये IGST जमा कराएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सारा पैसा कहां जाएगा? अभी स्टेट के पास 1 रुपया भी नहीं गया है। बताओ स्टेट के पास क्यों नहीं जा रहा पैसा? क्योंकि सर अभी तक ये नहीं पता है ना कि इस गुड्स की किस्मत कहां लिखी है, मतलब इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो जब तक हमको स्टेट का फाइनल डेस्टिनेशन ही पता नहीं है तो अभी पैसा स्टेट को कैसे दे दें भाई? अभी तो हमें सारा पैसा सेंट्रल को ही देना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा पैसा कहां चला गया है? सेंट्रल के पास चला गया है, राइट। तो मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी तक कितना पैसा पहुंच चुका है? 27,000, 27,000 पहुंच चुका है। देखो 18,000 पहले पहुंच गया है, 9,000 अभी अभी पहुंचा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 27 पहुंच चुका है। यहां तक क्लियर है? चलो अब सी जो है वो कहां पर बैठा है बोलो? अंडमान में। सी कहां बैठा है? क्या हुआ? सी को एक बंदा मिला डी, और डी पता है ये कहां का था? बताओ कहां का था? ये भी अंडमान का था। ओ माय गॉड, दोनों ही कहां के थे? देखो मैं बीच में ट्विस्ट भी लेकर आऊंगा, बिल्कुल ऐसे सिंपल नहीं चलेंगे हम। अब अंडमान से सप्लाई कहां हो रही है? मान या मत मान, मैं हूं अंडमान। सी भी अंडमान का, डी भी अंडमान का, सप्लाई भी कहां हुई? अंडमान में। बोलो जल्दी से बोलो, ये ट्रांजैक्शन कौन सा कहलाएगा? इंट्रा। वेरी गुड। बोलो दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है ना? ये कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? इंट्रा। और सोचो जब इंट्रा ट्रांजैक्शन होता है तो कौन सा टैक्स लगाया जाता है? CGST और SGST मत बोल देना, UTGST। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन अंडमान में हो रहा है, और अंडमान क्या है? UTGST नहीं है, यूटी है। सर आप तो कह रहे थे कि यूटी को स्टेट माना करो। अरे स्टेट मानने का मतलब ऐसे दिल में माना करो, बोलोगे तो यूटी ही, अंदर से उसको कैसे माना करो? स्टेट। अच्छा बताओ, सी जब डी को बेचेगा तो क्या वो 150 का गुड्स पूरा 150 में ही बेच देगा? क्या वो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन और खर्चे वगैरह नहीं जोड़ेगा? जोड़ेगा। तो चलो भाई, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? जैसे 1.5 लाख है तो सी इसमें अपना खर्चा वर्चा जोड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, है ना। तो ये ले लेते हैं अपन 140%। सपोज करो इसने 40% जोड़ा, भाई मेरा खर्चा मेरा प्रॉफिट जोड़ लिया इसने। तो अगर हम 1.5 लाख का 140% लेते हैं तो यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 2,10,000। मतलब सी 1.5 लाख में लाया था, 1,50,000 में परचेज करके लाया था, और आगे फर्दर कितने में बेच रहा है? 2,10,000 में। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा बताओ, सी इसके ऊपर कौन से 2 टैक्स लगाएगा? CGST और UTGST। सपोज करो CGST 9 है तो UTGST भी कितना होगा? 9। चलो 2,10,000 का 9% निकालते हैं, 18,900। 18,900। बताओ टोटल बिल कितने का बनेगा? देखो इससे थोड़ा सा क्या है, माइंड में एप्लीकेबिलिटी आती है। 247,800। दोस्तों इतने का हमारा बिल बनेगा। इतने का ही बनेगा, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने भाई? 2,10,000 है, इसका 9% निकाला, इसको 2 बार जोड़ लिया और प्लस 2,10,000 जोड़ लिया। सही तो है भाई, 247,800 है। बताओ, बच्चे अपने खुद के कैलकुलेटर लाते नहीं हैं और फिर कहते हैं चलो। अब मेरी एक बात सुनो, सी ने माल किसको बेचा है? डी को बेचा है। तो आउटवर्ड सप्लाई पर क्या लगाया है? सी और UTGST। इसका मतलब सी डी से पैसे कलेक्ट करेगा,
CGST भी कलेक्ट करेगा और UTGST भी कलेक्ट करेगा। मतलब आउटवर्ड सप्लाई पर उसने CGST और UTGST लगाया है। लेकिन दोस्तों उसने परचेज पर कौन सा टैक्स दिया है, जल्दी से बताओ। सी ने परचेज पर कौन सा टैक्स दिया है, IGST। अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं CGST और UTGST जो डी से कलेक्ट किया हूं दैट इज माई लाइबिलिटी। देखो जो हम सामने वाले से कलेक्ट करते हैं ना वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। और जो हम ऑलरेडी पे करके आए हैं वो हमारी असेट है, बिकॉज हमें उसकी क्रेडिट मिलेगी। तो एक तरह से जो मिस्टर सी है, अगर मैं मिस्टर सी की बात करूं, मिस्टर सी, तो मिस्टर सी को CGST पे करना है 18,900 और SGST भी पे करना है 18,900। सही बात है? नहीं, डी नहीं करेगा, डी तो अभी बायर है, डी ने तो माल खरीदा है, बायर पे नहीं करता है। पे कौन करता है? सेलर। जैसे ए ने बी को बेचा तो किसने पे किया था? ए ने। फिर बी ने जब सी को बेचा तो किसने पे किया था? बी ने। अब जब सी किसको बेचेगा? डी को, तो कौन पे करेगा? सी पे करेगा। हां, आगे जब डी किसी को बेचेगा तो फिर डी पे करेगा। तो जितने लोग सेलर होते हैं वो पे करते जाते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मुझे बताओ यहां मिस्टर सी पर कितनी लाइबिलिटी है? देखो 18,900 का तो उसको CGST जमा कराना है, और सॉरी मैंने SGST लिख दिया क्या? ओ माय गॉड, बताओ। अच्छा, ऐसी गलतियां मैं चला चला कर भी करता हूं कई बार कि देखिए बच्चे पकड़ पाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। तो CGST 18,900 और UTGST भी 18,900। लेकिन दोस्तों मिस्टर सी की पॉकेट से पहले क्या लगा है? IGST। अच्छा, IGST का जो पैसा है वो किसके पास है? सी के पास नहीं है। सी ने तो वो पैसा दे दिया, बी को दे दिया, और बी ने कहां जमा करा दिया? गवर्नमेंट के पास। तो बताओ सी कितना पे करके आया है? ये देखो सी की जेब से कितना पैसा लगा है? 27,000 रुपया लगा है, 27,000। बताओ दोस्तों, मुझे सी और UTGST पे करना है। क्या सी और UTGST को पे करने के लिए IGST का क्रेडिट ले सकते हैं? ये देखो, कल मैंने चार्ट भी बनवाया था, ये रहा, ये मेरा IGST है, ये मेरे पास पड़ा है क्योंकि मैंने पे किया है, और मेरी सेल पर सी और UTGST लगे हैं। तो क्या मैं सी और UTGST को पे करने के लिए IGST का क्रेडिट ले सकता हूं? द आंसर इज यस, ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि IGST में सी भी है और UTGST मतलब SGST भी है। ले सकते हो ना भाई? तो बताओ, मैं पहले इसमें IGST का क्रेडिट ले लेता हूं पूरा 18,900। मैंने तो 27,000 रुपए दिए हैं भाई, तो 27 में से मैंने 18,900 पूरे ले लिए। बताओ, अब CGST का कोई पैसा देना है हमें? नहीं देना। तो मैंने देखो कितना ले लिया, IGST मेरे पास था 27,000 का, उसमें से मैं 18,900 को यूज कर चुका हूं। तो 27 में से 18,900 चले गए, कितना बचा? अब मेरे पास आई का क्रेडिट 8,100 है, तो वो मैं यहां से ले लेता हूं, यूटी में से। और कितना बच गया देखो, 10,800। ये हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे कैश में कि लो गवर्नमेंट 10,800। तो सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि पहले UTGST ही पे कर देते पूरा 18,900। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन दोस्तों जब सेंट्रल के पास पैसा है, क्योंकि IGST का सारा पैसा किसके पास पड़ा है, तो मैं पहले सी का क्रेडिट ले लूंगा ना, सी में से, मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा है। तो मुझे 18,900 देने थे, मैंने कहा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास तो मेरे 27 पड़े हैं, कितने पड़े हैं, तो आप ऐसा करो 18,900 तो वो भर लो,
भाई जैसे मैं आपको मान लो 18,900 रुपये देना चाहता हूँ और आपके पास पहले से मेरे 27 पड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि भाई 18,900 तो उनमें से भर लो। ऐसे भरवा देते हैं ना अपन, कई बार हिसाब करते हैं जब, तो 18,900 तो हमने वो कर लिए। फिर हमने कहा देखो सेंट्रल, अब आपके पास 8100 और पड़े हैं, क्योंकि 27 दिए थे, 27 में से 18,900 तो हमने आपसे सेंट्रल वाले एडजस्ट करवा दिए, कितने और बचे हैं? तो बोले ऐसा करो, ये 8100 जो अंडमान का यूटी जीएसटी है उसमें भर लो। तो जैसे ही हमने 8100 भरा तो पता चला कि अभी तो और पे करना है यूटी जीएसटी, तो वो पैसे फिर सी जमा करा देगा 10,800। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आज की सिचुएशन में, अभी की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 18,900 पहुंच गया है एज ए सीजीएसटी, और 18,900 ही यूटी जीएसटी के नाम से एक अलग बैग में रखा हुआ है। कौन सी गवर्नमेंट के पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि यूटी जीएसटी को मेंटेन कौन करती है? मतलब पैसा पूरा सेंट्रल के पास ही है, लेकिन सेंट्रल के पास 18,900 सीजीएसटी के नाम से पड़ा है और 18,900 ही यूटी जीएसटी के नाम से पड़ा है। बोलो यहां तक की पिक्चर क्लियर है सब बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो नहीं। चलो अभी तक बोलो फाइनल गुड्स का कंजम्पशन नहीं हुआ है। ये गुड्स पूरे इंडिया में घूम रहा है। कहां से शुरू हुआ था? ये ए से शुरू हुआ था। ए कहां का था? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से गुड्स कहां आया? हरियाणा से कहां आया? अंडमान से। अंडमान। लेकिन अभी तक बोलो फाइनल बुकिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है ना भाई इसका डेस्टिनेशन कहां है। आपको सिस्टम समझ में आ रहा है पूरा जीएसटी का? जब सप्लाई होती है तो ऐसे पूरी चेन चलती है, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। सर ये चेन आप और आगे लेके जाओगे? बिल्कुल लेके जाऊंगा, तभी तो समझ में आएगी पिक्चर। चलो अब डी से ये पता है कहां चला गया, डी से ये पता है कहां चला गया, डी से ये चला गया है ई के पास, और ई पता है कहां का है? ई है दमन। अच्छा दमन भी तो, दमन क्या है? ये वो हिंदी वाला दमन नहीं है कि किसी का दमन करना। दमन मतलब यूटी, दमन द्वीप। तो दमन एक यूटी है और अंडमान भी, दोनों ही यूटी हैं। तुम भी यूटी, मैं भी यूटी, तो यूटी से यूटी। बोलो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे। इंट्रा, इंट्रा या इंटर? सोच समझ के बताना। सर अब हम गलती नहीं करने वाले, हमें सब पता चल गया है। दोनों यूटी हैं, एक यूटी अलग है, वो यूटी अलग है। और आपने हमको समझाया था कि यूटी का मतलब एक तरह से स्टेट ही मानो। तो ये इंटर ट्रांजैक्शन है। अगर यहां पर इंट्रा लिख दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अंडमान वाला जब दमन में बेचेगा तो इंटर ट्रांजैक्शन कहलाएगा। बहुत बढ़िया। बताओ इसने 210 का सामान खरीदा था, बाकी तो टैक्स थे, तो क्या वो 210 का माल पूरा 210 में ही बेचेगा? नहीं, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अब की बार वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? 2,10,000। सपोज करो 30% इसका प्रॉफिट मार्जिन है, खर्चे वर्चे जोड़ के। तो 2,10,000 प्लस 130%, तो ये आ जाता है 2,10,000 का 30%, 273, 2,73,000 रुपया। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर ट्रांजैक्शन इंटर है, ट्रांजैक्शन क्या है? इंटर है, तो इंटर पर क्या लगेगा? जल्दी से बताओ, इंटर पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। कल ही समझाया था बहुत जोर जोर से, इंटर पर क्या लगेगा? हाँ ज्यादा नहीं सोचना है, आईजीएसटी लगेगा।
व्हाट इज द रेट? IGST की रेट है सपोज करो 18%, 18%, 49140, तो टोटल बिल कितने का बनेगा? 322,140, 322,140, 3,22,140, 3,22,140। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, डी ने सप्लाई किसको करी? डी ने सप्लाई किसको करी? ई को करी। अच्छा, डी पहले क्या पे करके आया है? डी पहले क्या पे करके आया है? तो डी पे करके आया है भाई CGST और UTGST। मतलब उसकी इनवर्ड सप्लाई पर क्या लगा है? CGST और UTGST। और आउटवर्ड सप्लाई पर वो क्या चार्ज कर रहा है? बोलो, क्या चार्ज कर रहा है? IGST चार्ज कर रहा है। तो मुझे बताओ, यहां पर जो मिस्टर डी है उसने सप्लाई किसको करी है? ई को। तो पैसे कौन जमा कराएगा गवर्नमेंट को? डी जमा कराएगा। ई नहीं कराएगा, डी जमा कराएगा। तो मुझे बताओ, डी को जमा कराना है IGST 49140, और डी पहले पे क्या करके आया है? सी और UTGST। तो दोस्तों, IGST को पे करने के लिए, IGST को पे करने के लिए क्या सी और UTGST का क्रेडिट मिल जाता है? यस सर, ये आई बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्रेडिट आपस में दिलवा देती है। तो बताओ, अगर हमें यहां पर UTGST, हमको यहां IGST पे करना है, तो यहां पर सी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। कितना? 18,900। UTGST का क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? कितना बोलो? 18,900। तो ये दोनों 18,900 आप माइनस कर लो। कितना बचा? 11,340। ये हमें पे करना है। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? हाँ, डी पे करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो डी ने पूरा 49140 ही पे किया है, लेकिन पे कैसे किया है कि जो पहले पे किया था एक तो वो एडजस्ट करा दिया क्रेडिट के रूप में, और 11,340 रुपया उसने और जमा करा दिया। तो एक तरह से बताओ, सरकार के पास टोटल कितना पैसा अभी तक पहुंच चुका है? 49140। अभी तक गवर्नमेंट के पास 49140 पहुंच चुका है। अच्छा, ये जो 49140 है, ये कौन सी गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी पैसा कहां है? सेंट्रल के पास। अब ये पैसा अंडमान की झोली में से निकल गया। पहले अंडमान सोच रहा था वाओ मेरा पैसा है, नहीं, उसका नहीं है। ये पैसा किस में एडजस्ट हो गया? आई में। और आई पूरा का पूरा पैसा अभी किसके पास है? सेंट्रल के पास। तो अगर मैं अभी तक की पिक्चर पूछूं इस पूरे एपिसोड में, तो 49140 का जो टैक्स है वो IGST के नाम से रखा हुआ है, और किसके पास रखा हुआ है बोलो? अब मुझे बताओ, इस पूरे एपिसोड में कितने सारे स्टेट आए, लेकिन किसी भी स्टेट को अभी तक क्या रेवेन्यू मिला? नहीं मिला। ये रेवेन्यू अभी तक क्यों नहीं मिल रहा? फाइनल कंज्यूमर अभी पता नहीं है। अभी बस B2B सप्लाई हो रही है। कौन सी सप्लाई? सर, ये आपने क्या नया नाम ले लिया, B2B। दोस्तों, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जब आप लोग ऑफिस वगैरह जाते हो ट्रेनिंग में, तो आपके ऑफिस में कई लोग बोलेंगे कि भाई ये B2B सप्लाई है। अब कई लोग तो ऐसे देखते हैं भाई ये क्या चीज बोल दी B2B। तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा दोस्तों, जब सप्लाई B2B होती है ना, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। वो पैसा
एक बार आता है फिर क्रेडिट में एडजस्ट हो जाता है। एक होती है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, ये होती है फाइनल। तो अभी तक ये वाली पिक्चर हमारे क्वेश्चन में नहीं आई है, अभी आएगी थोड़ी देर बाद। यहां तक का क्लियरेंस है क्या सब लोगों को? यहां तक का पूरा समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो ऐसे बुक में नहीं समझाया है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं यहां पर। अभी माल कहां पड़ा है बोलो? दमन में। गुड्स कहां है? अभी दमन में है। और पता है दमन से ये कहां आया? वाह, वापस महाराष्ट्र में। बताओ कहां से चला था और कहां आ गया? लौट के बुद्धू घर में आए, वापस महाराष्ट्र में ही आ गया। अच्छा बताओ महाराष्ट्र में कौन बैठा है? एफ। महाराष्ट्र के अंदर कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो ई तो है दमन का, ई कहां का है? दमन का है। और एफ कहां का है? महाराष्ट्र का है। बोलो भाई सामान दमन से कहां जा रहा है? महाराष्ट्र में जा रहा है। स्टेट क्या हो रहा है? चेंज। यूटी से कहां जा रहा है? स्टेट में। जल्दी से बताओ इस ट्रांजैक्शन को आप क्या नाम दोगे? पक्का? अरे वाह, आजकल बच्चे और भी ज्यादा होशियार हो गए हैं, इंटर के साथ में ही बोलने लग गए हैं IGST, जबकि मैंने इतना सा ही पूछा था भाई कौन सा ट्रांजैक्शन है, लेकिन बच्चे आगे के स्टेप बता रहे हैं कि सर इंटर है IGST लगेगा। मतलब मैं क्या बोलूं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं। तो ई से सप्लाई कहां हो रही है भाई? एफ में हो रही है ना? ई से सप्लाई कहां हो रही है? एफ में। तो ये सप्लाई अब की बार जैसे 273 का गुड्स था, ई को गुड्स कितने में मिला था? 273 में। तो क्या ई इसको अभी भी 273 में बेचेगा? जल्दी से बताओ। ये अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। देखो ऐसा एग्जाम्पल लेऊंगा ना जब भी बात समझ में आती है। अब जैसे 273 है मान लो, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया 20%। इसने बोला जी मेरे को तो 20% है, मेरे को तो इतना ही प्रॉफिट चाहिए, मेरे खर्चे भी ज़्यादा नहीं है, मैं तो रिटेलर हूँ। तो 2,73,000 है, इसमें आपने जोड़ा 120%, ये आ जाता है 3,27,600। अच्छा बताओ कौन सा टैक्स लगाओगे यहां पर? आप कौन सा वाला टैक्स लगाओगे? जल्दी से बताओ। इंटर पर IGST। तो IGST का रेट कितना होता है? 18%। 5,8,968। बताओ जी टोटल क्या बना? 3,27,600, दोनों का टोटल कर लो। 386,568, 386,568, ये हमारी टोटल बिलिंग होगी। बताओ होगी या नहीं होगी? अच्छा मुझे बताओ यहां पर टैक्स कौन पे करेगा अब की बार? ई पे करेगा, क्योंकि ई सप्लाई किसको दे रहा है? एफ को। चलो भाई ई कितना पे करेगा लिख लेते हैं। ई पे करेगा या डी पे करेगा? अच्छा पहले डी ने ई को बेचा। अच्छा अपन ने इसका नहीं निकाला क्या? एक बार पहले डी का निकाल लेते हैं। तो डी ने नहीं निकाल दिया, शायद ये निकाल लिया, हाँ ये रहा, ये था मिस्टर डी का। ठीक है जी। अब कौन पे करेगा बताओ? मिस्टर ई। पहले मिस्टर डी पे किया था क्योंकि डी ने सप्लाई किसको करी थी? ई को। अब ई सप्लाई किसको कर रहा है? एफ को। तो यहां पर जो टैक्स जमा कराएगा वो कौन कराएगा? ई। चलो मिस्टर ई की टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। बताओ उसने कितना IGST कलेक्ट किया है? इसने कलेक्ट किया है 5,8,968 माइनस जितना वो पे करके आया है। अच्छा IGST से IGST का मिलता है क्या? सर बहुत आराम से मिलता है।
तो कितना IGST पे किया था भाई इसने? 49140। तो I में से I की क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। तो 58968 माइनस 49140, तो कितना और पे करना है? 9828। ये हमें कैश पे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ दोस्तों, गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जा चुका है अभी तक? अभी तक की पिक्चर में बताओ गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जा चुका है? 58968। अच्छा, इसमें से 49140 तो पहले ही मिल चुका, अभी 9828 रुपया और दे दिया, तो ये गवर्नमेंट के पास 58968 पहुंच गया। कौन सी गवर्नमेंट के पास पहुंच गया? सेंट्रल के पास। किस नाम से पहुंच गया? जल्दी से बताओ, किस नाम से पहुंच गया? IGST के नाम से। ये सारा का सारा पैसा हमारा IGST के नाम से पहुंच गया। यहां तक क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, फाइनली इस पूरे मायाजाल को खत्म करते हैं। ऐसे तो ये चक्कर ही लगाता रहेगा पूरे देश के अंदर, कहीं तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ जी, मैं बताऊं आपको। एक जी नाम का व्यक्ति था, जी नाम का, क्या था जी? वो जी नाम का एक व्यक्ति था, एक प्राणी था। उसने इस सप्लाई को लिया और इस गुड्स को फाइनली क्या कर लिया? कंज्यूम, गप कर गया, इसको फाइनली कंज्यूम कर गया। तो सर्विस हो या गुड्स हो, उसका फाइनल कंज्यूमर मान लो जी था। और जी पता है कहां का रहने वाला था? महाराष्ट्र का ही। बताओ इस गुड्स की किस्मत कहां थी? महाराष्ट्र में। ये चला कहां से था? और फाइनली ये बिका भी कहां? मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सारा काम हो गया। तो बताओ भाई जल्दी से, महाराष्ट्र से सप्लाई महाराष्ट्र में हो रही है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? सर इसको बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा। अच्छा, एफ ये गुड्स कितने में खरीद के लाया था? 327,600। 327,600 में लाया था। क्या वो इतने में ही बेच देगा? क्या उसके छोटे छोटे नहीं हैं? सर उसके तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो उसको भी तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा भाई। तो अब की बार ऐसा करते हैं, एफ ने जी को बेचा, तो एफ के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? तो हम यहां पर अजूम करते हैं कि भाई उसने अपना 10% प्रॉफिट जोड़ा होगा। किसी ने 50 जोड़ा, किसी ने 40 जोड़ा, किसी ने 30 जोड़ा, किसी ने 20 जोड़ा, किसी ने 10 जोड़ा। एग्जाम्पल है। तो बताओ यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होने वाली है? 327,600 का 110%। बताओ भाई 110% कितना होता है? 327,600 ये होता है 360,360। वाओ, क्या होता है? 360,360। 360,360। अच्छा बताओ, जब एफ सप्लाई जी को देगा महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में, तो वो कौन सा वाला टैक्स लगाएगा? जल्दी से बताओ कौन सा वाला लगाएगा? CGST। हाँ, यूटी मत बोल देना, CGST और SGST। चलो, CGST है 9% और SGST भी कितना है? 9%। तो पहले इसका 9% लगाओ। 32432 32432 32432 32,432 32,432। ठीक है भाई, 32,432 32,432।
तो ये फाइनली 32,432 इंटू 2 प्लस 360,360। तो फाइनल जो वैल्यू रही होगी गुड्स की 4,25,224 रुपये में बिका होगा। ये माल कितने में बिका होगा जी को? 4,25,224 रुपये में फाइनल सेल प्राइस। अच्छा दोस्तों, एफ जी से पैसे लेगा या नहीं लेगा बताओ? लेगा। तो फाइनली अब की बार टैक्स कौन जमा कराएगा? एफ जमा कराएगा, जी नहीं कराएगा। टैक्स किसको जमा कराना होता है? सप्लायर को। यहां पर सप्लायर कौन है? एफ। तो अगर हम मिस्टर एफ की लाइबिलिटी निकालें कि मिस्टर एफ को कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो बताओ यहां पर टैक्स का अमाउंट कितना है? जल्दी से बताओ यहां पर टैक्स का अमाउंट कितना है? हाँ, यहां पर सीजीएसटी पे करना है और एसजीएसटी पे करना है। 32,432 32,432 32,432 32,432। अच्छा, पे क्या करके आया है बताओ भाई? एफ जो है वो कितना टैक्स पे करके आया है? हाँ, यहां पर एफ जो पे करके आया है भाई वो 58,968 पे करके आया है। किस नाम से पे करके आया है? आईजीएसटी। बताओ दोस्तों, सी और एस के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हो सकता है? अच्छा, पहले किस में से करूं? सी में से ही कर लो सर, क्योंकि सी किसके पास जाना है और आई किसके पास पड़ा है? तो जो जिसके पास पड़ा है पहले वो ही करवा दो ना एडजस्ट। एस के पास क्यों करवा रहे हो पहले? तो हम एक काम करते हैं भाई, 32,432 की पूरी क्रेडिट ले लेते हैं आई वाली। तो इसका मतलब हमको सी अभी गवर्नमेंट को देना ही नहीं है, सेंट्रल को, क्योंकि सेंट्रल तो पूरे पैसे पहले ही लेके बैठा है भाई। हमने कहा देखो सेंट्रल, आपके पास कितने पैसे ऑलरेडी पड़े हैं? तो सेंट्रल ने कहा जी मेरे पास तो 58,968 पड़ा है। तो हमने कहा देखो सेंट्रल, आपके पास 58,968 पड़ा है ना? कि हाँ जी पड़ा है। तो बोले ऐसे कर लो, उसमें से 32,432 आप एडजस्ट कर लो। भाई आपके पास 58,000 रुपए पहले से रखे हुए हैं और आपको 32,000 मिलने चाहिए, तो आप उसी में से रख लो ना 32। सरकार ने कहा भाई बात तो सही है कि चलो, हमारा आई कितना था देखो, लिख के दिखा देता हूं आपको, 58,968। उसमें से हमने 32,432 तो सेंट्रल जीएसटी भरा दिया। 58,968 माइनस, तो सेंट्रल ने कहा जी इतने पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास, 26,536 रुपए। तो हमने कहा सेंट्रल आपके पास 26,536 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है ना? हाँ बोले पड़ा है। किस नाम से पड़ा है? बोले आईजीएसटी के नाम से पड़ा है। बोले ऐसे करो, वो पैसा एसजीएसटी में काम ले लो। किस में काम ले लो? अच्छा, एसजीएसटी किसके पास जाएगा? कौन से स्टेट के पास? महाराष्ट्र के पास। फाइनल डील कहाँ हो रही है? तो इसका मतलब ये जो 26,536 रुपए हैं आईजीएसटी के जो बैलेंस पड़े हैं, ये देखो ये रहे, ये हम किस में काम ले लेंगे? एसजीएसटी में। तो महाराष्ट्र ने बोला कि भाई चलो मेरे को 32 मिलने चाहिए, 26 तो चलो सेंट्रल के पास से आ गए, 32,432 में से 26,536 तो कहां से आ गए? सेंट्रल के पास से। कितने कम रह गए हैं? 5,896 रुपया। बताओ ये पैसा कैश में जमा कराएगा नहीं कराएगा? कौन जमा कराएगा? एफ। और किसको जमा कराएगा? सेंट्रल को या स्टेट को? सेंट्रल को नहीं कराएगा। अरे सेंट्रल के 32,432 तो सेंट्रल को हमने पूरे भरा दिए, स्टेट को भी तो 32,432 मिलने चाहिए थे। दोनों को बराबर बराबर रेवेन्यू मिलेगा ना। सेंट्रल को भी 32,432, स्टेट को भी 32,432। तो हमने कहा देखो सेंट्रल 32,432 तो तुम अपने पूरे रख लो,
और बाकी के पैसे तुम स्टेट को ट्रांसफर कर दो। कौन से स्टेट को? महाराष्ट्र को, कि ठीक है कर देते हैं। तो ट्रांसफर कितने किए सेंट्रल ने? 26,000 ही तो किए। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो और देना पड़ेगा ना स्टेट को, तब जाकर बराबर रेवेन्यू मिलेगा, तब जाकर बराबर रेवेन्यू मिलेगा। ऐसे चलता है दोस्तों क्रेडिट का सिस्टम। बोलो दोस्तों, यहां पर फाइनल रेवेन्यू कौन से स्टेट को जाकर बुक हुई? जल्दी से बताओ। यहां पर फाइनल रेवेन्यू महाराष्ट्र को बुक हुई है। अगर आप देखोगे तो सबसे लास्ट में टोटल टैक्स में से बराबर बराबर बंटवारा हो गया है। 32,432 रुपया सेंट्रल को मिल गया है, 32,432 ही महाराष्ट्र की सरकार को मिल गया है, राज्य सरकार को। हो गया ना बराबर बराबर 50%। ऐसे पूरा सिस्टम चलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको करवाया है, इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी क्लियर हुआ होगा कि इसने पूरे देश को एक सूत्र के अंदर पिरो दिया है। आप किसी भी स्टेट से माल खरीदो, किसी भी स्टेट में बेचो, किसी भी यूटी से परचेस करो, किसी भी यूटी को बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पूरा इंडिया एक मार्केट बन गया। कहीं से भी लाओ, कहीं भी बेचो, फुल क्रेडिट मिल रहा है। देख लो आपके सामने है। कहीं पर भी ऐसी दिक्कत आई हो कि भाई क्रेडिट नहीं मिल रहा हो, आराम से मिल रहा है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है आईजीएसटी के कारण, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है। ये जो पिक्चर भी आपको मैंने दिखाई है ना, ये पिक्चर पुराने लॉ में नहीं थी, 2017 से पहले। उस समय क्या होता था दोस्तों, स्टेट वाले टैक्स का सेंट्रल से क्रेडिट नहीं मिलता था, सेंट्रल वाले का स्टेट से नहीं मिलता था। वो आज भी नहीं मिलता है, लेकिन बीच में कौन आ गया? आईजीएसटी। और आई एक ऐसी चीज है जो दोनों के बीच में समझौता कराती है, कॉम्बिनेशन कराती है। बोलो भाई ये एग्जाम्पल क्लियर है क्या? तो अभी ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था, मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट था, एफ से जी को, जिसको आपने इंट्रा बोला, मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन B2B था या B2C था? B2C। बाकी सारे ट्रांजैक्शन क्या हैं? B2B। क्योंकि जो मिस्टर जी है वो आगे इस गुड्स की फर्दर सप्लाई नहीं करने वाला, वो फाइनल कंज्यूमर है। और जहां पर फाइनल कंज्यूमर होता है वहां पर गवर्नमेंट को फाइनल रेवेन्यू बुक हो जाता है। आप और हम सब लोग कौन हैं? फाइनल कंज्यूमर। हम जितना भी सामान खरीद के लाते हैं, हम बेचने के लिए खरीद के नहीं लाते, हम कंज्यूम करने के लिए लाते हैं। बोलो दोस्तों, सारा का सारा टैक्स का बर्डन किस पर आया? जी पर आया, यहां कंज्यूमर पर आया। जी यहां पर कंज्यूमर है। मुझे बताओ ये जो बीच वाले लोग हैं, बीच वाले मतलब ABCD, बीच वाले का मतलब और कोई मतलब नहीं लगा लेना। बीच वाले का मतलब है ये जो बाकी के लोग हैं, क्या इनके ऊपर कोई बर्डन आया है? नहीं। अरे इन्होंने टैक्स दिया लेकिन वापस मिल गया, टैक्स दिया वापस मिल गया, टैक्स दिया वापस मिल गया, तो इन पर तो कोई बर्डन आया ही नहीं ना। देखा जाए तो फाइनली बर्डन किस पर आया है? फाइनल कंज्यूमर पर। और यहां फाइनल कंज्यूमर कौन है? मिस्टर जी। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो मेरा तो आपसे बस एक ही कहना है कि जो बात मैंने अभी अभी पढ़ाई है, इसे आप अपनी कॉपी में घर जाकर दोबारा से ट्राई करना। भले ही आपको कितना भी अच्छा समझ में आया हो, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अगर आपको समझ में आया है, लेकिन अगर आप खुद से कॉपी में करोगे, आप खुद एग्जाम्पल फ्रेम कर लेना। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, कोई भी स्टेट ले लेना, कोई भी यूटी ले लेना, उल्टा सीधा जैसे आपके दिमाग में आवे वैसे करना, और फिर देखना कि देखिए चेन बिल्कुल सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर ऐसा करोगे ना दोस्तों, सच बता रहा हूं, जीएसटी इज क्वाइट इजी फॉर यू, है ना। तो ये मैंने आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनाई थी कि ऐसे जीएसटी वर्क करता है पूरे इंडिया में। इज इट क्लियर? अब दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर कंप्लीट। ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रॉपर वे में चैप्टर नंबर 1 को यहां स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है दैट इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है वो, लेकिन थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या पता भाई एग्जाम में आ जाए,
और फिर आप कहोगे कि अरे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। चलो, तो ये हमारा वही बेसिक वाला पार्ट ही चल रहा है, आप इसको चैप्टर 1 ही समझो, अभी तक चैप्टर 1 ही है हमारा। कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं छोटी छोटी, वो आप लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हाँ अब ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, जिससे अपने को पता लग जाएगा भाई इसके बाद हमने प्रॉपर वे में जो थ्योरेटिकल चीजें थी उनको नोट कर लिया था, है ना। चलो, तो ये एक तरह से हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन ही है। इसके बाद मैं आपको सप्लाई का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, विजय केलकर, विजय केलकर टास्क फोर्स रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन 16 जुलाई 2014, 2014 नहीं, इसको 2004 करो, इट इज 2004, 16 जुलाई 2004। इसके बाद आप लिखोगे लोकसभा, लोकसभा और इसके नीचे डेट लिखोगे 6 मई 2015, 2015, ठीक है। इस लोकसभा के बाद आप लिखोगे राज्यसभा, राज्यसभा, और ये जो राज्यसभा है इसमें आपको लिखना है 3 अगस्त 2016, 3 अगस्त 2016। अगस्त 2016। फिर ये मैटर वापस कहाँ आया, लोकसभा में, और लोकसभा में जब ये आया तो ये 8 अगस्त 2016 को, उसके बाद एक बार आप नोट कर लो फिर समझाता हूं। रेटिफाइड बाई मोर देन 50% स्टेट्स 1 सितंबर 2016। और लास्ट में लिख लो प्रेसिडेंट एक्सेंट 8 सितंबर 2016। प्रेसिडेंट एसेंट, एसेंट का मतलब होता है उन्होंने अपनी इच्छा, इसको मैं एक बार, प्रेसिडेंट की असेंट, असेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट ने अपनी स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया। तो ये मैंने क्या बनवाया है आपको, ये मैंने बनाया है भाई, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदला गया था ना 2016 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था वो किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ था, विजय केलकर। विजय केलकर एक टैक्स फोर्स बनाई गई थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जहां पर गुड्स और सर्विस पर कॉमन टैक्स हो। और ये रिकमेंडेशन कौन से साल में दी गई थी, 2004 में। मतलब ऐसी कमेटियां हमारे देश में कई बार बनी हैं जो टैक्स रिफॉर्म के लिए क्या देती है, सजेशंस देती है। तो 2004 का रिकमेंडेशन था, सोचो कितने साल लग गए। 2015 तक बस बातें ही चलती रही। लोकसभा में पहली बार
संसद के अंदर 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया गया 6 मई 2015 को। उसके बाद एक राज्यसभा और होती है जो कि अपर हाउस होता है, उसमें इसको पास कराने के लिए लेकर गए तो वहाँ पर लोगों ने इसमें कमियां बताई, भाई इसमें ये कमी सही करो। फिर दोबारा ये मैटर कहाँ गया, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। फिर उसके बाद 50% से ज़्यादा स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में एक्सेप्टेंस दे दी। फिर प्रेसिडेंट साहब ने अपनी एक्सेंट दे दी कि भाई हाँ सही है। 8 सितंबर 16 को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। जब ये अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद जीएसटी आने का रास्ता क्या हुआ है, साफ हुआ है। तो ये एक मतलब डेट वाइज वो है। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर इसको याद करके जाना है क्या, और मैं कह दूंगा हाँ करना है तो जैसे कर ही लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है पता होना चाहिए, बुक में लिखा हुआ है हमारे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, ये जो जीएसटी का कानून आप पढ़ रहे हो ना, क्या ये इंडिया में ही है या इंडिया के अलावा और भी देशों में है? तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख लेना, फ्रांस। फ्रांस कंट्री का नाम है फ्रांस। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू implement GST in year 1954। 1954। दूसरा पॉइंट लिख लेना आप, विदिन 62 ईयर्स। ये मतलब हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है ना, उसी का पार्ट है ये। मतलब आप इसको पूरे को चैप्टर 1 बोल सकते हो, जो मैंने अभी तक शुरू से लेके अभी तक पढ़ाया है आपको। विदिन 62 ईयर्स अबाउट 160 कंट्रीज across the world across the world has adopted GST because it is more transparent and neutral। तो भाई ऐसा मत समझ लेना कि इंडिया में ही जीएसटी है। इंडिया में तो जीएसटी बहुत सालों के बाद आया है। सबसे पहला कंट्री कौन था? फ्रांस, जिसने 1954 में ही जीएसटी सिस्टम को अपने कंट्री में क्या कर लिया था? अडॉप्ट। क्योंकि हमारे देश में तो भाई टाइम लगता है ना, धीरे धीरे चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, धीरे धीरे से, है ना। तो यहाँ आने में टाइम लगा और अभी 62 ईयर्स हो गए हैं। मतलब जब पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था वहाँ से आज काफ़ी बड़ा टाइम हो गया है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर 160 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जीएसटी सिस्टम को क्या कर लिया है? अडॉप्ट। क्यों किया है? बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, ये न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंट्रल का टैक्स है या स्टेट का। आप इजीली क्या ले सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो। इसके अंदर क्लैरिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू ओल्ड लॉज। तो हमारे देश को ये सौभाग्य कब मिला? 2017 में, कि हम भी जीएसटी को अपने देश में क्या कर पाए? इम्प्लीमेंट। अब कुछ छोटी मोटी थ्योरेटिकल बातें लिख लो, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए भाई, किताब में भी है, आप लोगों को देखोगे तो लिख लो। शॉर्ट कमिंग्स इन ओल्ड सिस्टम। शॉर्ट कमिंग्स इन ओल्ड सिस्टम। शॉर्ट कमिंग्स इन ओल्ड सिस्टम मतलब जो पुराना वाला कानून था उसमें क्या क्या कमियां थी।
तो वो क्या कमियां हो सकती हैं, एक बार अपन उनको पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। आप बताना चाहोगे ओल्ड सिस्टम में क्या कमियां थी? कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, मतलब टैक्स पर दोबारा क्या लगता था? टैक्स। बस एक ही कमी थी या और भी थी? बताइए। बस चलो लिख लेते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट लिखो, कमियां तो बहुत सारी निकाली जा सकती हैं भाई, ऐसी क्या बात है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ लोकल टैक्सेस अदर देन वैट। एक बार सारे लिख लो फिर समझाता हूं। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, cascading effect due to non-availability of CST credit। थर्ड पॉइंट लिख लो, cascading effect due to inclusion of excise duty, cascading effect due to inclusion of excise duty while calculating tax, या वैट लिख लो, टैक्स की जगह ज़्यादा बेटर है, वैट लिख लो। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ लिख लो, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। सिक्स लिख लो, नो सैन वैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। तो ये 6 पॉइंट हैं भाई जो ओल्ड सिस्टम में कमियां थी। अब अगर आप ये मेन की पॉइंट्स भी याद रख लोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। तो ओल्ड सिस्टम में क्या क्या कमियां थी। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ लोकल टैक्सेस। पहले आपको बताया बहुत सारे लोकल टैक्सेस लगते थे स्टेट के अंदर, बहुत सारे, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, बहुत सारे लगते थे। अभी मैं आपको नाम भी बता दूंगा उनके, लेकिन उसमें से एक भी लोकल टैक्स की हमको क्रेडिट नहीं मिलती थी। उससे क्या होता था दोस्तों, वो कॉस्ट में ऐड हो जाते थे, फिर डबल टैक्सेशन होता था। केवल वैट को छोड़ दो, वैट का मतलब होता था लोकल सेल टैक्स, केवल लोकल सेल टैक्स की ही क्रेडिट मिला करती थी। आप राजस्थान में कोई प्रोडक्ट खरीदे हो, आप सेल टैक्स दिए हो, वापस फर्दर बेचे, फिर सेल टैक्स लगा तो आपको क्रेडिट मिलती थी। लेकिन जितने भी अदर लोकल टैक्सेस थे वैट के अलावा, उनका आपको क्रेडिट नहीं मिलता था पुराने सिस्टम में। खैर अब तो वो सारे टैक्स ही हटा दिए, तो जब वो सारे टैक्स ही हटा दिए तो वो प्रॉब्लम ही क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैस्केडिंग इफेक्ट, CST। ये CST का फुल फॉर्म क्या है? CST, GST नहीं,
GST। सी का मतलब होता था सेंट्रल, एस का मतलब है सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे आप गुजरात से राजस्थान में गुड्स लेकर आ रहे हो, मतलब आपका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको इंटर बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, जब इंटर स्टेट माल बेचा जाता था, इंटर स्टेट, तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। कौन सा सेल टैक्स लगता था? और एक मजे की बात बताऊं, ये जो सेंट्रल का सेल टैक्स होता था ना, इसका नाम तो सेंट्रल था, लेकिन ये स्टेट को ही मिल जाता था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब एक तरह से समझ लो कि भाई दान दक्षिणा में स्टेट को ही दे रखा था। और एक मजे की बात ये भी बता दूं, कौन से स्टेट को मिलता था पता है? ओरिजिन स्टेट को। जैसे आप गुजरात से राजस्थान लेकर आ रहे हो, तो ये टैक्स किसको मिलता था? गुजरात को। राजस्थान से आप मध्य प्रदेश लेकर जा रहे हो, तो किसको मिलता था? राजस्थान को मिलता था। अब जब एक बात बताओ, आप गुजरात से राजस्थान में खरीद के लाए हो और CST मिल रहा है गुजरात को, अच्छा वो माल फर्दर कहां बिकेगा? राजस्थान के अंदर बिकेगा। तो राजस्थान सरकार गुजरात वाले टैक्स की क्रेडिट आपको क्यों दे? बात भी सही है भाई, जब राजस्थान को परचेज पर मिला ही नहीं, तो वो सेल में से माइनस क्यों करने देगी आपको? तो इस चक्कर में क्या होता था कि वो जो सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, उसे कॉस्ट के अंदर जोड़ना पड़ता था, क्योंकि क्रेडिट तो उसकी मिलती नहीं थी। और जब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जब आप टैक्स को कॉस्ट का पार्ट बना दोगे, कल भी मैंने एग्जांपल देकर समझाया था, तो टैक्स पर दोबारा से क्या लगेगा? टैक्स। और टैक्स पर जब दोबारा से टैक्स लगता है, तो उसको हम लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये बहुत बड़ी कमी थी। तीसरी बात है कैस्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी व्हाइल कैलकुलेटिंग वैट। समझो क्या बात है दोस्तों, 2017 से पहले हमारे देश में जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता था, मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना, निर्माण करना, हिंदी में बोलते हैं निर्माण करना, बनाना, तो बनाने पर क्या लगाई जाती थी? एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? और ये एक्साइज जो ड्यूटी होती थी, ये पूरी की पूरी ड्यूटी 100% किसके पास जाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्साइज ड्यूटी पूरी की पूरी किसके पास जाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बताओ पूरा पैसा किसके पास गया? अब आप उसको किसी स्टेट में ले जाकर बेचोगे, क्योंकि बना के रखोगे थोड़ी, बेचोगे तो सही ना, ये थोड़ी ये बना के रख लो, बेचोगे। अच्छा, जब बेचते थे तो बेचने पर लगता था लोकल सेल टैक्स, जिसको वैट बोलते थे। क्या बोलते थे? वैट, लोकल सेल टैक्स। अच्छा, सेल टैक्स किसको मिलता था? उस स्टेट को जहां पर माल बेचा गया है। अब राजस्थान में आपने माल बेचा, तो राजस्थान की सरकार को वैट मिलेगा, सेल टैक्स। अब मुझे बताओ, राजस्थान की गवर्नमेंट उस सेल टैक्स में से एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट आपको लेने देगी क्या? नहीं लेने देगी, क्योंकि एक्साइज आप देकर आए हो सेंट्रल को और वैट आप दे रहे हो स्टेट को, तो आपस में क्रेडिट मैकेनिज्म बनेगा ही नहीं। तो फिर आपको वापस कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी को। फिर जब आप उस पर वैट निकालोगे, सेल टैक्स, तो टैक्स पर दोबारा क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो दोबारा से क्या होगा? कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये पुराने सिस्टम में बहुत ज्यादा क्या थी? खामियां थी, प्रॉब्लम्स थी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? पक्का? ऐसा तो नहीं लग रहा ना भाई थ्योरी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो थ्योरी भी आप पढ़कर रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो तो सही। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या बोला? डबल टैक्सेशन। गुड्स और सर्विस पर डबल टैक्सेशन होता था। कैसे होता था मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं बहुत बढ़िया। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है भाई, डिनर करने गए, लंच करने गए रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, वहां पर मेन्यू कार्ड होता है। अब आपने भाई ऑर्डर करो, सब एक दूसरे को कह रहे हैं ऑर्डर करो। अच्छा, सब कह रहे हैं भाई तुम कर लो ऑर्डर, तुम कर लो, जबकि मन में है ऑर्डर करने की, लेकिन एक दूसरे को कह रहे हैं तुम कर लो। अब सपोज करो आपने मेन्यू कार्ड में देखा, भाई मेरे को कढ़ाई पनीर खाना है, मेरे को वेजिटेबल रायता खाना है, ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया। आपने रोटी मंगा ली, नान मंगा ली, जो भी कुलचा उलचा मंगा लिया, आपने ऑर्डर कर दिया।
अब मुझे एक बात बताओ, कढ़ाई पनीर मान लो 300 रुपया का है, तो क्या वो रियली 300 रुपया का है? क्या उसमें सामान है 300 रुपया का? नहीं है। अरे कढ़ाई पनीर में कहां 300 रुपया का सामान है? 300 रुपया ले लिया, उसमें 50 रुपए का पनीर नहीं है, आप बात कर रहे हो 300 रुपया ले लिया। दोस्तों बताओ वो आपसे ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है? क्योंकि वहां पर केवल गुड्स का पैसा ही नहीं है, उसमें सर्विस का पैसा भी है। आप वहां गए हो भाई, वहां अच्छा एनवायरनमेंट है, एसी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, वहां पर वेटर आपको इज्जत दे रहा है कि भाई मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, मे आई हेल्प यू। आप बड़े शान से जैसे आप कोई वहां के महाराज हो बातें कर रहे हो। तो दोस्तों 300 रुपया में आपका गुड्स भी है और सर्विस भी है। आपने रोटी मंगाई 50 रुपए की रोटी, बताओ 50 रुपए में कितने लोग रोटी खा लें? वहां पर एक रोटी 50 रुपए की है। तो ये थोड़ी है कि उसमें सामान का पैसा है, उसमें सर्विस जो एम्बियंस है वो भी जुड़ा हुआ है। अब आप यही रोटी अगर 5 स्टार होटल में जाके खाते हो तो वहां रोटी 150 रुपए की मिलती है। अब आप कहोगे यार ये तो तुम लूट रहे हो 150 रुपए की रोटी। अरे वो लूट नहीं रहा भाई, वो उस 5 स्टार के एम्बियंस को मेंटेन कर रहा है, उसके खर्चे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती थी, ध्यान से सुनना। आपका बिल बन गया सपोज करो 1500 रुपए का, खाना खा लिया आपने। अब क्या आप बता सकते हो कि इस 1500 में गुड्स कितने का है और सर्विस कितने की है? बता ही नहीं सकते। क्या मेन्यू कार्ड पे लिखा होता है कि भाई इसमें गुड्स इतने का और सर्विस इतने की? नहीं लिखी होती। क्योंकि अगर ऐसे बताने लग जाएं तो बहुत सारे लोग खुद ही खड़े हो के सामान लेने लग जाएं कि नहीं नहीं वेटर तू भग जाए ऐसे, अभी तू पैसे जोड़ेगा सर्विस के, हम तो खुद ही ले आएंगे, सेल्फ सर्विस। तो उनकी मजबूरी है भाई, वो नहीं बता सकते। अब चक्कर क्या पड़ता था, अब तो चलो जीएसटी आ गया कि भाई जितना सेंट्रल का टैक्स लगेगा उतना स्टेट का लगेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, जो गुड्स वाला पोर्शन है उस पर लगता था वैट, जिसको सेल टैक्स कहते हैं, और सर्विस वाले पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगता था। अब मान लो 1500 रुपए का बिल है तो उसमें पता कैसे लगे भाई गुड्स कितना सर्विस कितनी? तो सर्विस टैक्स वाले पता है क्या कहते थे, उस टाइम की बातें बता रहा हूं, कि जी हम तो इसमें 70% को सर्विस मानेंगे। कितने को मानेंगे? अब 1500 रुपए के बिल में 70% अगर मैं निकालता हूं तो 1050 रुपए आते हैं। तो बताओ सर्विस टैक्स कितने पे लगेगा? 1050 पे। उन्होंने एक अजूम कर ली, रेट फिक्स कर दी, भाई हम तो चाहे कितने का भी बिल हो हम तो 70% को क्या मानेंगे? सर्विस। चलो ठीक है मान लो। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर 70% सर्विस है तो फिर गुड्स कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। इतना तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा भाई 30% गुड्स होना चाहिए, और 30% पर ही वैट लगना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन उधर जो वैट का डिपार्टमेंट है सेल टैक्स का, वो पता है क्या कहता था? नहीं नहीं हम तो 40% को गुड्स मानेंगे। कि यार ये क्या तरीका है कि नहीं हम तो 40 को मानेंगे। मैंने कहा यार जब सर्विस टैक्स वालों ने 70 को सर्विस मान लिया तो तुम 30 को मान लो, कि हम क्यों मान लें? उनको बोलो ना कि सर्विस 60 मान ले, वो क्यों नहीं मानते? हम तो 40% को मानेंगे गुड्स। मैंने कहा यार तुम 1500 का 40% मतलब 600 रुपए पर वैट लगाओगे? बोले हाँ लगाएंगे। अब बताओ बेचारा जो असेसी है, जो बेचारा खाना खाने गया है, उसको 10% पर 2-2 टैक्स देने पड़े। मतलब जो 10% है उस पर उसको वैट भी देना पड़ा, 10% पर उसको सर्विस टैक्स भी देना पड़ा। ये तो नाइंसाफी है भाई। अगर 100 रुपए का सामान था, तुम 70 पे सर्विस टैक्स लगा रहे हो, तो यार 30 पे वैट लगा लो। ये क्या तरीका है कि 70 पे सर्विस टैक्स लगेगा, 40 पर वैट लगेगा, तो फिर 10% पर तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए हैं। क्या हो गए हैं भाई? रिजॉल्व हो गए हैं। क्लियर है? 5th नंबर क्या बोलता है? नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। सही बात है। अरे वैट तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, सर्विस टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। तो आपस में क्या नहीं होता था? इंटीग्रेशन। वो कहता था हम इतने को गुड्स मानेंगे, वो कहता था हम इतने को सर्विस मानेंगे, और दोनों में आपस में क्या होती थी? लड़ाई होती थी। दोनों के नियम अलग थे, दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे। अब आप किससे जाकर लड़ो? लास्ट पॉइंट है नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सैनवेट का मतलब क्या है? सैनवेट का फुल फॉर्म है सैन प्लस वैट। सैन मतलब सेंट्रल और वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स।
सैन वैट का फुल फॉर्म क्या हुआ? सैन मतलब सेंट्रल और वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो सेंट्रल वाला वैट होता था, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर तो क्रेडिट ले सकते हो क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल को जाएगी, फिर आगे फर्दर बनाओगे फिर एक्साइज लगेगा। तो सेंट्रल वाला जो क्रेडिट सिस्टम था वो तो सही था, लेकिन जैसे ही मैटर सेंट्रल से स्टेट में आता था तो फिर गड़बड़ हो जाती थी, फिर क्रेडिट मिलना बंद हो जाता था। जब तक आप सेंट्रल लेवल पर हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर हो, आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद बेचने पर आओगे, जैसे होलसेलर, रिटेलर, वहां क्रेडिट मिलना गायब, क्योंकि एक्साइज की क्रेडिट वैट से मिल ही नहीं सकती। तो ये पॉइंट है भाई, असली मुद्दा यही है कि क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम थी। इन 100 बातों की एक बात है, कमियां तो मैं और निकाल दूंगा 2-4, लेकिन असली मुद्दा यही था। तो मुझे बताओ भाई, ये सारे शॉर्ट कमिंग्स जो हैं, क्या आपको ओल्ड सिस्टम वाले समझ में आ गए हैं? इज इट क्लियर और नॉट? तो आज के लिए हम क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको जीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टैक्सेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्स अब विलुप्त हो गए हैं, अब वो खत्म हो गए हैं। वो जो 17 तरह के टैक्सेस हैं उनकी हम बात करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर कल की क्लास में भी सारी थ्योरेटिकल बातें ही होंगी, क्योंकि आप इस थ्योरी को छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत सारे बच्चे छोड़कर जाते हैं और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्या पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।